नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन। कश्मीरी हिंदुओं को आज इंसाफ की बहुत बड़ी किश्त मिली है। आतंकी यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी ये आतंकी अब पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे बताएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री तक सब इस आतंकी के लिए छाती पीटते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर के नाम पर तो कई लोगों को सजा हुई, फांसी भी हुई, लेकिन क्या इससे कश्मीर का मसला सुलझ गया? यानी एक तरफ से महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक के लिए दुख जता रही है। हालांकि पिछली सरकारों के दौर में यासीन मलिक जैसे लोग सरकारी मेहमान बन के घूमते थे। तस्वीरें आपने देखी होगी। करीब 20 साल पहले इस आतंकी ने खुलकर यह कबूल किया था कि इसने कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की थी, जिसके बावजूद यह खुला घूम रहा था सरकारी दामाद बनकर। इसे पूरी तरह की सुविधा दी जा रही थी। लेकिन अब नए भारत का सीधा संदेश है कि हर आतंकी के गुनाह का खुलकर हिसाब होगा। तो क्या अब यासीन मलिक के यारों के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार तब मेहमान नवाजी, अब ताउम्र कैद। लेकिन दिल्ली से कश्मीर तक जोरदार एक्शन है। श्रीनगर में इंटरनेट इस समय बंद है। सुरक्षा एजेंसियां बेहद अलर्ट मोड पर है। कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। ये तमाम अपडेट हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। एक वो दौर था एक ये दौर है। तब इस आतंकी की मेहमान नवाजी होती थी। आज ये हथकड़ी लगाए कोर्ट पहुंचा और सजा सुनाई गई। लेकिन हैरानी की बात है कि कश्मीरी हिंदुओं के इस गुनहगार के नाम पर छाती पीटने वालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और साथ साथ महबूबा मुफ्ती जैसे नाम भी शामिल हैं। उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। कश्मीर अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई। उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। के नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। करीब 2 दशक पहले JKLF के इस आतंकी ने कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की बात कबूली थी। लेकिन इसके बावजूद ये खुला घूमता रहा। लेकिन 2019 में ये आतंक के लिए धन जुटाने, आतंकी साजिश रचने, आतंकी संगठन से जुड़े होने, आपराधिक साजिश रचने और देशद्रोह के आरोप में NIA के हत्थे चढ़ा। कोर्ट में इस आतंकी ने अपने सारे गुनाह कबूल भी किए। खून का बदला खून। और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, वी मस्ट ऑनर दैट। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीरी हिंदुओं के गुनहगारों के सबसे बुरे दिन आ गए हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज आर पार में विश्लेषण का वक्त है। लेकिन पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तरफ आपको वो तस्वीर दिखेगी जिसमें यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ है। और आज उसके क्या दिन है, तब और अब। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। और आज वाकई करोड़ों हिंदुओं को एक सुकून मिला होगा। यासीन मलिक को जेल की जब सजा सुनाई गई। हालांकि पूरा सुकून तब मिलता, मैं आपको लोगों की भावनाएं बता रहा हूं जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ पा रहा हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से, कू ऐप के माध्यम से जो मैं पढ़ पा रहा हूं, वो यही है
लोगों का मानना है, आम लोगों का मानना है कि फांसी भी कम है इस व्यक्ति के लिए, तो उम्र कैद तो क्या चीज है। लेकिन वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है, और आज विश्लेषण में मैं थोड़ा हार्ड वर्ड यूज करूंगा, और वो है आस्तीन के सांप। वो आस्तीन के सांप कौन है? आस्तीन के सांपों का विश्लेषण। कभी रेडी लगाने वाला ये आतंकी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बना है। ये सत्य के तथ्य हैं। श्रीनगर में इस आतंकी ने 40 करोड़ का एक बड़ा होटल खड़ा किया है। ये भी सत्य के तथ्य हैं। ये आस्तीन के सांप हैं ये लोग। सरकारी दामाद बनाकर इसे इलाज, हवाई टिकट, होटल की सुविधा लगातार निरंतर सरकारों में मिलती रही। इसी आतंकी की सुरक्षा में 20 से 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे हैं। हाथ में भारतीय पासपोर्ट इस आस्तीन के सांप के पास। यासीन मलिक पाकिस्तान का दिहाड़ी आतंकी बना था। कुल मिलाकर यह एक दिहाड़ी आतंकी था पाकिस्तान का, जिसके लिए आज पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शाहिद अफरीदी, ये सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। इस आस्तीन के सांप को अगर आज सजा मिल रही है तो ये गलत हो रहा है। सोचिए इसकी पैरोकारी क्यों की जा रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा था, ये हमारे मासूम लोगों को मार रहा था। इसने खुलेआम माना जस्टिस नीलकंठ गंजू को मैंने मारा। ये इस देश के सर्वोच्च ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय में कैसे जा पहुंचा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं इसको आस्तीन का सांप कह रहा हूं। ये खाता तो रहा भारत की। देखिए, जो नॉन दुश्मन होता है ना, वो तो पता होता है आपका नॉन दुश्मन कौन है, लेकिन जो आस्तीन का सांप होता है ना, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती, लेकिन वो आपको डस जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के, माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ ललित अंबरदार हैं, मेरे साथ अशोक पंडित हैं, फिल्म मेकर। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। माजिद हैदरी, पहले मैं आपके पास आता हूं। आप आस्तीन का सांप यासीन मलिक, आतंकी यासीन मलिक को 32 साल की सजा हुई है। फांसी होनी चाहिए थी, कम किया कोर्ट ने। अमीश भाई, सबसे पहले तो अपने पंडित भाइयों की पीड़ा पर ये दो पंक्तियां कहूंगा कि हेलो जिंदगी, जिंदगी नूर है मगर इसमें चलने का दस्तूर। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। मुझे याद पड़ा एक सरकारी दामाद को हमारी भाजपा की सरकार कंधा छोड़ गई। मुझे वो भी याद पड़ता है कि हम आज यहाँ पर एक किसी आतंक के आरोपी या आतंकी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज मुगलिया सम्राटों को अदालत में घसीटा जा, औरंगजेब जैसे सम्राट को अदालत घसीटा जा रहा है। अभी औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सम्राट को अदालत घसीटा। अरे औरंगजेब हम क्या यासीन मलिक को आप की फिलहाल अपनी फिलहाल उस पर शांत रहिए। औरंगजेब को भी थोड़ी देर के लिए जेब में रखिए। अभी नए दौर के औरंगजेब की बात करिए, जो यासीन मलिक है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश भाई, ये बहुत गलत बात कर दी आपने। क्यों? एक आतंकी के नाम को आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ रहे हैं। वो भी आतंकी था, वो उस दौर का आतंकी था, ये इस दौर का आतंकी है। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी। नहीं, क्यों नहीं चलेगी? देश को चलाया, जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने हमारे देश को लूटा, उसको तो मैं तो आतंकी मानता हूँ। आप रहमतुल्लाह मानते होंगे, आप यासीन मलिक को भी रहमतुल्लाह मानते होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यासीन मलिक को सजा कब हुई है? फांसी होनी चाहिए थी। यासीन मलिक को सजा कब हुई है? फांसी होनी चाहिए थी क्या? मुगलों ने नहीं खिलाया। अरे मैं मुगल कहां से बीच में आ गए? यही आपकी प्रोसेचुअल प्रॉब्लम है। पूर्वजों को जिंदा नहीं रखा औरंगजेब ने। आप यासीन मलिक को औरंगजेब से कंपेयर करेंगे, ये बहुत गलत बात है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, दोबारा बोलूंगा। क्या बोलेंगे? मैं दोबारा बोलूंगा कि उस दौर का आतंकी अगर औरंगजेब था, तो इस दौर का आतंकी जो है वो यासीन मलिक है। औरंगजेब अगर चाहता एक हिंदू नहीं होता इस देश पे। हाँ, उसने तो चाहा था, उसने तो चाहा था, लेकिन और उसको आप प्यार करते हैं। जो चाहता था हिंदू ना हो, उसको आप प्यार करते हैं, उस औरंगजेब को। यही आपकी सोच को बताता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो फांसी मिली, आज जो सजा मिली है, नाम लेने की, हाँ, आप लोगों का तो मुंह थक जाता था बाद होशियार कहते हुए। आप में एक सेकंड देखिए आप, यू डोंट ट्राई टू डिरेल द डिबेट। द बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, होल्ड ऑन। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम गलत तरीके से, तो औरंगजेब की फोटो लगा के अपने घर पे उसकी इबादत करा करो।
अगर इतना प्यार है तुम्हें हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन तो फिर की इज्जत करते हैं। तो शांत रहो फिर। उसने भारत बनाया, ना था कहाँ? हिंदुस्तान। अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। टुकड़ों में था। अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। औरंगजेब जैसे और यासीन मलिक जैसे। औरंगजेब ने हिंदुस्तान बनाया। शांत रख, टुकड़ों में रहते थे आप लोग। एक सेकंड देखिए, पॉइंट ये है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। माजिद हैदरी, साथ सम्मान मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए, वक्त जाया कर रहे हैं अब आप। मेरा निवेदन यह है कि मेरा सवाल जो है, क्या कम सजा हुई है यासीन मलिक को? मौत की सजा होनी चाहिए थी, फांसी की सजा होनी चाहिए थी, जो भावनाएं हैं लोगों की। अजहर मसूद को कब सजा होगी? मालेगांव ब्लास्ट के कातलों को कब सजा होगी? मक्का मस्जिद वालों को कब सजा होगी? ये एनआईए केवल मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ी है? वेरी गुड, की बात क्यों नहीं होती? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यासीन मलिक में तुम्हें मुसलमान दिख गया? यासीन मलिक में तुम्हें मुसलमान दिख गया? बिल्कुल दिखा। क्योंकि भागवा आतंक की आप बात नहीं करते, भागवा आतंक पे आप डिबेट नहीं करते, भागवा आतंक की भी डिबेट नहीं होगी। क्या हुआ मालेगांव ब्लास्ट का, बताइए मुझे। ये आपको पूरी तरह से एक्सपोज करता है। यासीन मलिक में मुसलमान क्यों दिखा? किसने देखा? क्योंकि भागवा आतंक की बात ही नहीं आप करते। भागवा आतंक पे किसको सजा दी जा रही है, किसको फांसी लटकाया जा रहा है, वो पता नहीं चल रहा। कश्मीरी हिंदुओं को मारा था यासीन मलिक ने। देखिए, इस देश का गद्दार है यासीन मलिक, आस्तीन का सांप है यासीन मलिक को पिछले 7 वर्षों में माना गया आतंकवाद के नाम पे। उनके तो वीडियो है, उनको कब सजा मिलेगी? ललित अंबरदार, लेट मी गेट ललित अंबरदार रिएक्शन ऑन इट। ललित अंबरदार, क्या कम सजा हुई है यासीन मलिक को? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, एक सेकंड, सबसे पहले जो अभी बताया गया है कि आपने शायद गौर नहीं किया, और आपके द्वारा बाकी एंकर्स को भी बताना चाहता हूं, ये जब औरंगजेब का नाम लेते हैं ना, उससे आगे बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह। उसका मतलब ये जो प्रीफिक्स है ना, पीस बी अपॉन हिम, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद और उनके करीबी कैंपेनियंस के लिए यूज किया जाता है। ये लोग उस जहादी औरंगजेब के लिए यूज करते हैं, आपके चैनल पे यूज करते हैं कि ये जानते हुए औरंगजेब ने हिंदुओं का कत्लेआम किया हिंदुस्तान के अंदर, मेरे गुरुओं का कत्ल किया, गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया, हिंदू कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, और आप उनको सह लेते हैं चैनल के पर। आप कहते हो आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप तो जो दिख रहे हैं वो तो है, ये है आस्तीन के सांप जो उन आस्तीन के सांपों का समर्थन करते हैं, जो इसको ये जहादियों का समर्थन करते हैं, मुगलों का समर्थन करते हैं, बाबर का समर्थन करते हैं, ये उनकी औलादे हैं। लेकिन जहां तक ये यासीन मलिक की बात है, देखिए यासीन मलिक एक व्यक्ति है, और हम जब बात कर रहे हैं एक सोच की बात कर रहे हैं, जहादी सोच की बात कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं टू लिटिल टू लेट, लेकिन ये उससे भी कम है। लेकिन आज जो हुआ है, इससे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार का उसका उपाय नहीं हुआ आपका, उसके लिए उसके केस भी नहीं चला। लेकिन हां, आज अगर कुछ हुआ है तो हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो जहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता पे बड़ी खबर व्यूअर्स, बड़ी खबर। यासीन मलिक जो एक दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, वो इस दौर में तिहाड़ की जेल जा रहा है। पाकिस्तान हैरत में है, पाकिस्तान को जबरदस्त रिएक्शन है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता, इमरान खान हो, भुट्टो हो, तमाम रिएक्ट कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, लेकिन तिहाड़ भेजा जा रहा है यासीन मलिक। यह है सच्चाई। ललित अंबरदार 30 सेकंड, आज आपको मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि आज आपका जी दिन जी है। ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, देखिए जी सुनिए, बता रहा हूं मैं आपको, यासीन मलिक जैसा इंसान जो जिसको 32 साल पहले फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए था, दिल्ली के लेफ्ट लिबरल सेक्युलर पॉलिटी एकेडमिशियंस, जजेस, वकील और एडिटर्स, उसने उसका ऐसा पॉलिटिकल मेकओवर कर दिया था कि यासीन साहब मिल गया। हर ऑडिटोरियम के मंच पे बैठा होता था, बेटा करके उसको करते थे एड्रेस, और जब हम वहां पे बुलाए नहीं जाते थे, गेट क्रैश करके अंदर जाते थे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती थी। और इनकी पहुंच इतनी थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के घर में जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींची, और वो जो सीडी दी थी ना सरदार मनमोहन सिंह को, उन्होंने उस सीडी के अंदर भारत के अगेंस्ट प्रचार का मटेरियल था, और अटल जी ने जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर घूम रहा था। उसने जामिया मिलिया इस्लामिया में उसने लेक्चर किया स्टूडेंट्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर किया, ये उसका होता था। लेकिन जो आज कर रहा हूं मैं, आज इनको तकलीफ ये हो रही है, आज इनको तकलीफ इसलिए हो रही है, ये जो 70 साल से पल रहे हैं ना, दूध पिला रहे हैं उनको, ये जो बाबर और औरंगजेब की औलादे हैं, इनको पहली बार लग रहा है, पहली बार इनको लग रहा है कि दिल्ली की सरकार 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद
एक सनातनी सोच चला रही है देश को। वो प्रहार है उस सोच के ऊपर जिनका नारा था 1947 में, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के ले गए हिंदुस्तान। और बार बार बता रहा हूं, कश्मीर जहाज सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर उनको दिल्ली तक पहुंचने का एक तरीका है। कंधार की वो बात तरीका करो, एक इंतजाम सरकारी करेंगे और जहाज अगर जो कंधार हिंदुस्तान में को छोड़ा। बचना है तो कश्मीर जहाज को कश्मीर में रोकना पड़ेगा। और जहां तक पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान का माजिद हैदरी 40 सेकंड के अंदर ललित अंबरदार की बात का जवाब दें गौरव भाटिया इनका, एंड चाहे तस्लीम वो मेवानी। महबूबा हो, अब्दुल्ला हो और ये हो। अमीश भाई, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। वो सरकारी दामाद जो कंधार में छोड़ा गया था, जिसका नाम अजहर मसूद था, जिसे अटल जी ने, तब के प्रधानमंत्री ने माई बाप कह के छोड़ा था, जिसे तब के एल के अडवाणी जी ने माई बाप कह के कंधार में छोड़ा था, उसकी भी बात कीजिए। जब आपको मनमोहन सिंह जी याद पड़ते हैं ना, उस सरकारी दामाद की भी बात कीजिए। अरे वो अगर जिसे आपने तुम्हारा कंधार आता में है छोड़ा। उसको भी लेके आएंगे, मसूद अजहर को भी अरे लेके चलो। आएंगे। अरे फांसी के फंदे अपने पे चढ़ाएंगे, सरकारी आप देखते दामाद, रहो। वो जो महबूबा तुम्हारा आता दामाद था है उस टाइम, दिल्ली के अंदर है RSS वालों या का खास पाकिस्तान था। के अंदर है, एक एक को फांसी पे RSS चढ़ा का देंगे। खास याद था अजहर रखना, ये मसूद, बदला हुआ उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, बताओ मुझे। 1946 नहीं है, एक देखिए, अब 1920 ललित नहीं है, अंबरदार अब आप 30 सेकंड सुनिए ना दूसरे की भी। ठीक है, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब एक ओके, गौरव भाटिया इंतजार करें। गौरव भाटिया, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, लेकिन आज छकपकाहट ऐसी है कि लुटियंस लॉबी, पाकिस्तान तो खुलेआम छाती पीट रहा है, लेकिन खबर जानकारी है कि लुटियंस लॉबी भी इज आल्सो अपसेट। वो अपसेट इसलिए कि उनका एक पैनलिस्ट चला गया है तिहाड़ के जेल मातम मना रहे हैं सब, मातम मना रहे हैं सर, मातम मना रहे हैं उनके यासीन भाई को। लेट गौरव भाटिया का अमीश जी, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, भारत माता की जय। और जो सपोले हैं ना, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि एक आतंकी भाई उनका आज उम्र कैद की सजा पाया है। भारत के लिए कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े हो गए थे और औरंगजेब आया और भारत आगे बढ़ा। अरे औरंगजेब का नाम का कुत्ता ना पाले हम लोग, सुन लिया? औरंगजेब के नाम का कुत्ता ना पाले। जो आज की चर्चा का विषय है, अब मैं बताता हूँ। इनको चुप कराइए, इनका फेडर डाउन करिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। अरे चुप करो, कुत्ता ना पाले, टॉमी ना पाले औरंगजेब के नाम का, औरंगजेब के नाम का टॉमी ना पाले। ऐसी लात मारेंगे पाकिस्तान में गिरेगा। अगर औरंगजेब की कुछ नाजायज औलाद यहाँ बैठी है तो सुन ले, कान खोल के, नाक खोल के, ऐसी लात मारेंगे पाकिस्तान में जाके गिरोगे। सुनो, सुनो, नाजायज औलाद, पाकिस्तान से दिहाड़ी लेते हो, लात मारेंगे, सपोलों को कुचल देंगे। एक नाक से सांप जाएगा, दूसरे से निकलेगा, कान से निकाल देंगे सांपों को। चुप करो, औरंगजेब की नाजायज औलाद। भारत माता के लिए एक शब्द न बोलना, शुक्र कीजिए, एक शब्द न बोलना, फूक देंगे, उड़ जाओगे, समझ गए? अमीर जी, इनको शांत कराइए, हटाइए यहाँ से। देखिए, इनको हटाइए, आज के चर्चा के विषय में। आपने जो कपड़े भी उधार के पहन के लाते हो। रहमतुल्लाह नजर आ रहा है, इनको इमरान कुछ खान और के नजर आ कपड़े रहा पहन के आया। शांत रहिए। अब ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है। आपको औरंगजेब में रहमतुल्लाह नजर आ रहा है, इनको कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा। क्या करेंगे, क्या करिएगा? हर की सोच में फर्क है भाई। एक सेकेंड, अब देखिए, आपने अपने विचार रखे, ही अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, देश में आजादी है। आप भी अपनी एंटी इंडिया नैरेटिव चला रहे हैं ना, तो चलाइए। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, देन तस्लीम। देखिए अमीर जी, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये तस्वीर यासीन मलिक कांग्रेस पार्टी के दामाद बन के प्रधानमंत्री आवास में बताते थे कश्मीर में क्या नीति होनी चाहिए। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे बिट्टा कराटे हों। ये फर्क आया है, जो 56 इंच की छाती बैठी है ना, तो सबको उसकी औकात और हैसियत दिखा देगी। ये कानून का राज है, ये 135 करोड़ भारतीयों की ताकत का एक अंश है। दूसरी बात, आज बताया जाता है जिस हाथ में AK-56 रख के यासीन मलिक चलाते थे, आज वो हाथ थर थर कांप रहे थे जज की कलम के सामने। और यासीन मलिक क्या कह रहे थे मालूम है? मैं गांधी हूं, मैं महात्मा गांधी से सीखूंगा। तो ये तो डर है कानून का और भारत का। तीसरी बात, इनको यासीन मलिक का मुसलमान होना दिख गया जी, लेकिन रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर का इंसान होना नहीं दिखा।
वो रवि खन्ना जी जिन्होंने शहादत दी हमारे देश के लिए, जहां पे ये सपोले दूध पी रहे हैं, मुझे रिएक्शन लेना इन्हीं पड़ेगा। सपोलों को कुचलना है। जी तस्लीम रहमानी, यासीन मलिक को अगर सजा होती है तो उसमें क्यों माजिद हैदरी को मुसलमान दिखाई देता है और वो औरंगजेब को भी बीच में लेके आते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि ये देश के लिए हानिकारक है, देश के विचार के लिए हानिकारक है? और आप भी क्या एग्री करते हैं कि यासीन मलिक को कम सजा हुई है, उसको फांसी ही होनी चाहिए थी जिस तरह का क्राइम उसने कमिट किया है, टेरर किया है? देखिए अमीश, सांसें जिसको अल्लाह ने जितनी दी हैं, मैं हूं या तुम हो या कोई भी हो, उसको उतनी सांसें तो लेनी ही हैं। उससे पहले मौत नहीं आ सकती। आपका भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है कि मौत उसी वक्त आती है जब जितनी सांसें अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा जो भी आप मांगते हो वो। लेकिन मैं सबसे पहले आज सैल्यूट करना चाहता हूँ निर्मला खन्ना जी को, जो 30 साल से 32 साल से एक दुख अपने सीने में लिए बैठी हैं और आज भी उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं और जो भाव उनका है उसमें सख्ती नहीं है, पीड़ा है और नरमी है। जो मैंने उनका सजा के ऐलान से पहले बयान सुना और उसके बाद भी सुना, उसमें कितनी सभ्यता है, कितनी निर्मलता है, उसको कोई भी शख्स महसूस कर सकता है। और हम ये कहते हैं कि उनको आज 32 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला और बीजेपी ने सरकार बना ली उन लोगों के साथ जो इनके साथ खड़े थे। जो महबूबा मुफ्ती आज बात कर रही है उन्हीं के साथ किसी बीजेपी ने सरकार रहमानी साहब, बनाई। मेरा सवाल आपने सुना होगा, यासीन मैं मलिक की उसी सजा पर आ रहा आप हूं। क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है फांसी ही मैं उसी मुकर्रर पर आ होनी रहा हूं। चाहिए उससे थी? पहले मैं एक बयान करना चाहता हूं। अगर माजिद हैदरी ने इसको, यासीन मलिक को मुसलमानों से जोड़ दिया, तो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में आज ये लफ्ज कहा जिसपे मुझे ऐतराज है और तकलीफ है कि आज हिंदुओं के दिलों को ठंडक पहुंची। हालांकि ऐसा कश्मीरी कोई हिंदुओं फैसला के, नहीं आया जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के, नहीं, कश्मीरी हिंदुओं के, मैंने कश्मीरी हिंदुओं की बात करी, कश्मीरी पंडितों की बात करी, चाहे कश्मीरी हो, कश्मीरी चाहे पंडितों की बात करी। हाँ, उनके दिलों में सुकून पहुंचा। नहीं, और कब पहुंचा? आपने क्लियरली हिंदू कहा था, लेकिन खैर वो कश्मीरी भी हो, ये मसला हिंदू मुसलमान है ही नहीं। टेरर फंडिंग का केस है, अभी तक कत्ल के केस जिसमें कन्फेशन है यासीन मलिक का, चाहे गंजू जी का हो चाहे खन्ना जी, कन्फेशन है। 8 साल से सरकार बैठी हुई है, आज भी बिरयानी तो खिलाई जा रही है। हुआ ना। और आप कह रहे हैं कि वो भी तिहाड़ एक जा वक्त रहा है था, ना। ये भी एक वक्त था, क्या फर्क है? ठीक है, उस वक्त भी अफजल गुरु को फांसी दी गई गौरव थी। भाटिया, आज तो कैद हुई है, उससे गौरव पहले तो भाटिया। फांसी भी हुई है। नहीं, तो आपके क्या दिल को फर्क भी है तो उस दौर सुकून में पहुंचा है, और मैं इस बोल दौर में? सकूंगा। आपने तो आप बोलिए तो सही कि हाँ, मेरे दिल पे भी सुकून मिला और मुझे कम लगती है सजा ये। आप क्यों नहीं ऐसा मौका दे रहे बोलने का? सजा नहीं दे पाए। आप क्यों नहीं ऐसा मौका दे पा रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि एक सेकंड, अशोक पंडित जाने माने फिल्मकार है। उसको एड्रेस जी जी जी, आज तक। ओके, अशोक पंडित, द बोन ऑफ कंटेंशन इज, तस्लीम रहमानी कह रहा है कि ये लाइन कैसे बोली जा सकती है कि आज कश्मीरी हिंदुओं के दिलों को सुकून मिला होगा, ऐसा लाइन कैसे बोली जा सकती है? और माजिद हैदरी तो यासीन मलिक की जो सेंटेंस है उसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। क्योंकि तस्लीम रहमानी साहब जो है वो हिंदुओं को हिंदू मानते ही नहीं, वो इंसान मानते ही नहीं उनको। उन्होंने आज तक हमें अरे ये किसी को नहीं जोड़ रहा हूं। अरे आपके मन एक सेकंड, तस्लीम रहमानी होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर 1 सेकंड। मैं अशोक जी आपके बता रहा हूं, तस्लीम रहमानी आपने मेरे कार्यक्रम के अंदर मेरे सामने ये बात बोली थी, आप कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो वहां पर हुआ था उसको आप नरसंहार मानते ही नहीं है, आप उसको जेनोसाइड मानते ही नहीं है। यू सेड इट एंड यू सेड इट थ्राइस ऑन माय शो। 1947 में जो मास एक्सोडस 20 लाख लोगों का हुआ, आप नरसंहार मानते हैं? नहीं तो आपको क्या लगता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ एक्सोडस नहीं हुआ था? उनके जेनोसाइड नहीं हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, जो अभी भी जारी है। राहुल भट्ट को भी मारा गया। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेनोसाइड। नहीं, मुझे बताइए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेनोसाइड आजाद भारत के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का था। और वो कश्मीरी हिंदुओं का कातिल जब आज जेल के अंदर जाता है तो कुछ लोग उसको मुसलमान से जोड़ते हैं, और आप कहते हैं इसका सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है? 1947 से बड़ा एक सेकंड, लेट अशोक पंडित कम इन, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ये व्यक्ति, ये लोग 32 साल से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, अमित जी मैं तस्लीम रहमानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मुझे बोलने दें,
क्योंकि क्या है कि आप लोगों का नकाब उतर चुका है, आप लोगों के सेक्युलरवाद का, आप लोगों का जो पूरा ये ढोंग है वो उतर चुका है। तो इसलिए आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि यासीन मलिक वो यासीन मलिक है, वो टेररिस्ट है जिसको आप जैसे लोगों ने मौसम्बी का जूस पिला पिला के उसको बड़ा किया है, उसके हंगर स्ट्राइक्स तोड़े। आपके लिए तो यासीन मलिक गांधी था, आपके लिए तो यासीन मलिक खुदा था, आपके लिए तो यासीन मलिक देश प्रेमी था, आपके लिए तो यासीन मलिक देश का आइकन था। ये आपकी जमात जो है उसने जितना इस देश को नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। मैं ये कहता हूं अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू उस दिन का इंतजार कर रहा है जब जज कलम से जजमेंट सुनाए, हैंग यासीन मलिक अनटू डेथ। जिस दिन यासीन मलिक को सजा मिलेगी फांसी की, जिस दिन वो लटकाया जाएगा, जिस दिन उसका अंत होगा, उस दिन हम कश्मीरी हिंदू और मिसेस खन्ना जैसे लोग जो हैं वो एक चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि यासीन मलिक एक सिंबल है टेररिज्म का, मौतों का। उसने मेरे लोगों की हत्याएं की हैं, हमसे पूछे बगैर कि तुम जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तुम मरना चाहते हो क्या। उसने गोलियों से क्लोज रेंज में हमारी हत्याएं की, हमारी औरतों का बलात्कार किया, हम लोग को घर से निकाला, हमको घर से बेघर किया। जेनोसाइड का रिस्पॉन्सिबल है ये आदमी। हम चाहते हैं कि यासीन मलिक जैसे शख्स को, और एक चीज और अमित देवगन, मैं ये कहता हूं जिन जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया जी, जिन जिन लोगों ने, अरुंधति रॉय जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग जिन्होंने इसको गले लगाया, कुलदीप नैयर जैसे लोग जो आज नहीं है, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, बहुत सारे सेकुलरवादी, बहुत सारे सूडो लिबरल, बहुत सारे मीडिया। तस्लीम रहमानी, आंसर इट, दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको लगता है जो लोग इसको सपोर्ट करते थे, मंच देते थे, वो भी उतने ही दोषी हैं? आज उनका बात करने का भी दिन है, उनको एक्सपोज करने का भी दिन है। देखिए, सरकार, एक व्यक्ति जो भारत की फौज के लोगों को मारता है उसको मंच दिया जाता है। रहती हैं जो सरकारें चाहे जितनी ताकतवर हो, अशोक को सुनिए 30 सेकंड के लिए इत्मीनान से, दम से खुद गिर जाएंगी। सरकारें अगर इंसाफ से काम नहीं लेंगी तो अपने दम से खुद गिर जाएंगी। ये राजनीति करना एक ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए जिनको पाला पोसा जाता हो, 100 करोड़ रुपए एनुअल हुर्रियत पे खर्च किया जाता था कांग्रेस के जमाने से बीजेपी के जमाने तक, 100 करोड़ रुपए। और आपने भी कहा कि इनको यहाँ पर 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता था। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं कल सराल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ये बड़ी स्टोरी है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली और समूचे एनसीआर में हाई सुरक्षा अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। आतंकी साजिश की आशंका है। यासीन मलिक की सजा के बाद यह बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पूरे दिल्ली एनसीआर में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सोचिए, इस देश के अंदर एक आतंकी को सजा होती है, अलर्ट जारी होता है कि आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि सीमा पार से उसको मदद मिल रही है। लेकिन दुख तो तब होता है जब इस पार से भी मदद मिलती है। मेरे साथ इस चर्चा में अश्विनी हांडा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अश्विनी जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो भी एक दौर था जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंच जाता था, हाथ मिला लेता था, जिसको कई बार वेट किया जाता होगा। यह भी एक दौर है जब वो तिहाड़ जेल में है। आपको किस दौर में सुकून मिला है? अमिलेश जी, सुकून तो आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो भी एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और इसी आतंकी को जो है वो वीजा दिया गया था पासपोर्ट के रूप में, तो वो भी एक दौर था। ये आपको आज की सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर आपका अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है आपका। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको आज, क्योंकि आज तो मोदी की सरकार है, तो आपको सुकून मिल रहा है जब ये तिहाड़ जेल जा रहा है? यू आर हैप्पी, यू आर सैड? देखिए, आतंकी कोई भी हो उसको सलाखों को भेजना सरकारों का काम होता है। बड़ा अच्छा। हांडा साहब, अब हांडा साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आतंकी कोई भी हो उसको सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, सही कहा आपने। लेकिन तब गलत हुआ था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाथ मिलाया था इससे, तब वो काफी गलत था, क्योंकि आतंकी तो तब भी था ये। इससे तो हिंदुओं को मारा है, ये तो इससे तो फौज को मारा है, फौज के लोगों को मारा है।
मुझे ये बताइए, आज सरकार किसकी है? सवाल किससे होना चाहिए? विपक्ष से होना चाहिए कि सरकार? बिल्कुल गौरव भाटिया को मैं बख्शूंगा नहीं, कड़े से कड़ा सवाल पूछूंगा। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कोई भी आतंकी हो उसको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, मैं तो कहता हूं उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जब ये हाथ मिला रहा था और इनको वो सीडी गिफ्ट कर रहे थे यासीन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो सही था या उस पर आपको नाराजगी है? दिल से बात करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी आपके द्वारा पूरे देश से आज पूछना चाहता हूं, देश के आगे सवाल आपके सामने, कि ये बताइए कि जो लोग सरकार में थे और कंधार छोड़ने जाते हैं उन लोगों को गलत आपने बोला ना, वो गलत था। मैं गौरव भाटिया से पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मनमोहन सिंह से यासीन मलिक का मिलना सही था या गलत था? बताइए। देखिए ये उस समय की परिस्थितियां थी। क्या परिस्थिति थी? नहीं, क्या परिस्थिति थी? आतंकी को बुला के घर में चाय पिलाने की, वहां पर खाना खिलाने की क्या परिस्थिति थी? अब मुझे नहीं पता वहां पर अंदर क्या क्या हुआ है। क्या मतलब आतंकी को बुला के क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों? आपके घर में कोई आतंकी जाएगा, आपसे अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा? हाथ मिलाएगा या मेरे पास आके क्यों मिलेगा आतंकी? ये सेम परिस्थिति अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी मिला क्या यासीन मलिक से? अटल जी मिले थे क्या यासीन मलिक से? उनको व्याख्यान करने के लिए पासपोर्ट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते, और खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। कश्मीरियत का मतलब यासीन मलिक नहीं है। कश्मीरियत का मतलब यासीन मलिक नहीं है। ये गलतफहमी है आपकी। नहीं, देखिए जो नहीं। ओके, गौरव भाटिया लेट गौरव भाटिया कम इन। हांडा साहब इंतजार करिए। गौरव भाटिया जवाब। खुश है कांग्रेस के नेता भी, कह रहे अच्छा हुआ है। अमीर जी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ी बरनौल लेके कांग्रेस हेडक्वार्टर पे भिजवा दीजिए। अरे ऐसी आग लगी है, बहुत जलन हो रही है, परेशान है। जिस तरह से ना बोले, इनको चुप करा दीजिए अमीर जी। और आपने 1990 वाली स्थितियां बना दी है गौरव जी। प्लीज शांत कराइए, आज शांत कराइए प्लीज। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यासीन मलिक आपका भाई लगता है क्या? इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए दर्द क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा आप मेरे भाई हैं, मुझे अब लग रहा है आप पाकिस्तानियों के भाई हैं। शांत हो जाइए। मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझसे सवाल किए, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। इससे तो ये लगता है कि आपके सुनिए, आपकी सुनिए। अच्छा प्लीज अमीर जी, प्लीज तू मैं नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे। प्लीज सुनिए, आपने ये बात कही ना भाजपा आई, क्या किया, क्या फर्क है, मैं बताता हूं। सबसे पहले जिस मुकदमे में सजा हुई है, ये कब लिखा गया? 31 मई 2017, ठीक है, जब हमारी सरकार आई। जबकि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ये कई दशकों से था। दूसरी बात, अमीर जी बिट्टा कराटे, आपको मालूम है बेल हो गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, क्योंकि अपोज ही नहीं करी तो बेल हो गई। आज कहाँ है बिट्टा कराटे? जेल की सलाखों में। तीसरी बात, JKLF पे बैन किसने लगाया? मोदी जी की सरकार ने। चौथा बड़ा कदम, जी तिरंगा जो है ना, 1952 के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटेरिएट में तब लहराया गया जब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। गौरव 1952 के बाद। सोचिए, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं हांडा साहब के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले माजिद हैदरी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। ललित अंबरदार भी कुछ कहना चाहते हैं। माजिद हैदरी, आप औरंगजेब मुसलमान को ले आए, क्या आपको लगता नहीं है कि एक आतंकी जिसने भारत के नागरिकों को मारा, एक आतंकी जिसने भारत के फौज के लोगों को मारा, उसको आप कवर फायर दे रहे हैं? अमीश भाई, मैंने कवर फायर दे रहे हैं? इंसानियत के नाते तो शर्म करो, या इंसानियत भूल चुके हैं? नहीं अमीश भाई, मैंने पहले इस प्रोग्राम में कहा कि मैं किसी आतंकी का समर्थन करने नहीं आया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ गौरव भाटिया साहब से, बड़े आदर के साथ। गौरव भाटिया साहब, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अजहर मसूद को माई बाप कहा, उससे सरकारी दामाद बना के कंधार लेके। कभी आपने अजहर मसूद की बात नहीं की, कभी आपने हाफिज सईद की बात नहीं की। मुझे नहीं पता भाजपा का आपका उनके साथ क्या है। मैं एक चीज देखिए बताना चाहता हूँ। एक सेकंड, बड़े आदर से मैं पूरा कर रहा हूँ, बस 10 सेकंड। माई बाप से जाके कहना, सुनो, आप बात सुनिए ना। अटल जी ने माई बाप कहा था अजहर मसूद को, दुनिया जानती है। बात सुनिए, ये जो आज जो आप केस की बात कर रहे हैं, इसका पंडित भाइयों की हत्या से कोई तस्करा नहीं है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो 2016 का एक टेरर फंडिंग का केस है।
आप क्यों मेरे पंडित भाइयों को धोखा दे रहे हैं? आज फिर आप मेरे पंडित भाइयों को भाजपा सरकार पिछले 32 वर्षों से धोखा दे रही है, लेकिन अब हम धोखा नहीं देने देंगे। पंडित भाइयों, देशवासियों, ये जो यासीन मलिक का केस है ना, इसका 90 के दशक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं आपको, ये गौरव भाटिया जी झूठ बोल रहे हैं आपको। गुजरात के इलेक्शन के लिए, 2024 के इलेक्शन के लिए इसका पंडित भाइयों का खून बेचा जा रहा है। आप लोग समझ जाओ देशवासियों, ये झूठ बोल रहे हैं। जितनी देर आप ऑन रखेंगे, क्या जहर उगलेंगे? 2016 का केस है, 2016 के प्रोटेस्ट का टेरर फंडिंग का केस है। कौन से पंडित भाई को मारे जाने का केस है? कौन सा टिकलाल टिपलू का केस है? कौन सा मुंह के 10 लगे हुए हैं। ज्यादा क्यों बोलते हो भाई? शांत हो जाओ। बोल रहे हैं आज के 11 रुपए पाकिस्तान भिजवा देगा तुम्हारे बैंक में, और हम पकड़ेंगे उसके बाद, चिंता ना करो। अब शांति से सुनो। पहले बात तो ये सुनो, अजहर महमूद मसूद हो या हफीज सैयद, तुम्हारा माई बाप होगा। जूते की नोक से रगड़ देंगे उनको। मसूद अजहर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवाया है। दूसरी बात, कंधार की करते हो ना, 150 भारतीयों की जान की बात थी और ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था, और छोड़ेंगे नहीं। नाक रगड़वा के जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, और जैसे यासीन मलिक है ना, वैसे ही गर्दन से लटकाया जाएगा, फांसी होगी। तीसरी बात, तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम तो सगे अपनों के नहीं हो। अब बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो, बीच में मत बोलो। बताइए, जुमलाबाजी छोड़िए, मैं बताता हूँ। डेट बताइए। हाँ, बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं। रुकिए, 10 सेकंड इंतजार करें। ललित अंबरदार भी इंतजार कर रहे हैं। बुरहानवानी मुर्दाबाद बोलो। सुनो, बुरहानवानी मुर्दाबाद बोलोगे? नहीं बोलोगे। जो मुंह में दस्त लगा था, अभी चुप हो जाएगा, दही जम जाएगी। ज्यादा मत बोला करो। 11 रुपए मिले, 11 रुपए के हिसाब से बोलो। और सुनो, अपने माँ बाप से जाके कहना, उनको बड़ा दर्द है, उनका एक आतंकी बेटा सजा हुई है। पाकिस्तान में मातम इसीलिए मन रहा अमीर जी, क्योंकि आतंकिस्तान में मान लिया गया कि एक उनका आतंकी बेटा उम्र कैद में अंदर हुआ है। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां जो पहले और बड़े नेता रहे, इमरान खान, ट्वीट कर रहे हैं। क्यों कहा ये आप देश को बताइए? माई बाप क्यों कहा आपने? अरे असल आप देश को बताइए, माफी मांगिए। सुनो, मसूद अजहर तुम्हारा बाप होगा, डीएनए टेस्ट कराओ अपना जाके, ठीक है? मसूद अजहर तुम्हारा बाप होगा। चुप हो जाओ, बकवास नहीं करना यहाँ पे। तो बकवास नहीं करो। अटल बिहारी जी के लिए बकवास नहीं करना, समझ गए? देश के वजीर आजम रहे, उन्होंने हर सांस में भारत के लिए कार्य किया, और तुम मसूद अजहर को माई बाप मानते हो, तो जाके उसकी गोदी में बैठो, समझ गए? बुरहानवानी को आतंकवादी बोलो, चलो बोलो, बुरहानवानी को आतंकवादी बोलो, सपोले बोलो, आतंकवादी बोलो। मैं अगर तुमने बोला तो आज इस बात का फैसला हो जाए। बोलो बुरहानवानी को, सुनिए, आज इस बात का फैसला हो जाए। इनको दर्द है। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, आज पूरा देश सुने, मेरी बात। पिछले 7 वर्षों से भाजपा की सरकार है, आज तक बुरहानवानी को टेररिस्ट घोषित नहीं किया है। झूठ बोलते हैं देश के सामने, झूठ बोलते हैं। अभी तो यासीन मलिक पे एक और हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसमें उसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की, वो भी खुलवा दिया। अभी तो फांसी भी होगी, देखते जाओ। तुम्हारी गर्दन भी बड़ी। ठीक, एक सेकंड माजिद हैदरी, रुकिए आप एक सेकंड। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूँ ललित अंबरदार का। ललित अंबरदार, कभी औरंगजेब की बात होती है, कभी बात होती है कि मुसलमान है, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ। एक आतंकी को सजा हुई है, जो सजा होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में अलर्ट हो गया है कि आतंकी हमला हो सकता है, और इस देश में कुछ लोग इसकी पैरोकारी करते हैं, इसको लगातार मंच देते रहे। ऐसा क्यों? ये ऐतिहासिक है सर। 1000 साल पहले हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया था। 1947 में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे। वो गजवा हिंद की एक बहुत बड़ी जीत थी, और उनको लग रहा था कि कश्मीर जहाज, मैं बता रहा हूं, बार बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं, कश्मीर जहाज सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। ये पहली बार आपने जहादियों पे प्रहार किया। 10 साल दी, मजाक है हिंदुओं की लाइफ का। लेकिन गौरव भाटिया ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, मैं थोड़ा प्रोत्साहित हो रहा हूं कि ये तो अभी शुरुआत है। इसी जिहादी को अभी हिंदुओं के नरसंहार के लिए भी ट्राई किया जाएगा। 4 और तो और उसको जो उसने 2017 से पहले किया वो भी किया। लेकिन
आपके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को, आज जब बता रहे हैं कि पूरा माहौल बिगड़ गया है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी हिंदू लड़के लड़कियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ से शव यात्रा निकालते हैं राहुल भट्ट की और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। 32 साल में पहली बार वंदे मातरम का नारा कश्मीर में लगा और लोकल इकोसिस्टम ने क्या किया, उनके बाद लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंके, उनकी जान अभी खतरे में है, उनकी सुरक्षा बढ़ाए और जल्दी से जल्दी उनको जम्मू ले जाए। दूसरी बात जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, सरकार से हम डिमांड करते रहे हैं। तस्लीम रहमानी, मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ठीक है ललित अंबरदार, आप अपनी बात को विराम दीजिए। ये तो जो आलाप कर रहे हैं तो मैं अपनी बात लोकल पुलिस ने जी आलाप नहीं कर रहे, वो भी अपनी वेदना बता रहे हैं, आलाप नहीं है। तस्लीम रहमानी जो ललित अंबरदार कर रहे हैं वो आलाप नहीं है, वो आलाप का मतलब होता है गाना, वो कोई गाना नहीं गा रहे, उनके साथ दुख बीता है। एक सेकंड ललित अंबरदार को ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ललित जी एक सेकंड। तस्लीम रहमानी, क्यों आपको लग रहा है कि ललित अंबरदार आलाप कर रहे हैं? आलाप का मतलब होता है गाना, एक राग को छेड़ना। बता रहा हूं क्यों आपको लग रहा है उनके दुख, उनका दुख है, उनकी वेदना है, उनकी दुख और वेदना आपको आलाप नजर आ रहा है? दुख तो और लोगों को, दुख तो हमें भी बहुत सारी चीजों किस बात का नहीं, उनके दुख के बराबर हिंदुस्तान में किसी का दुख है क्या? जिनको 32 साल हो गए अपने घर से निकले हुए। मांगनी चाहिए इसको, ललित अंबरदार से माफी मांगनी चाहिए। ये बदतमीज आदमी है, हमें इसको माफी मांगनी चाहिए ललित अंबरदार से। हमारे दुख को ये आलाप करता है, हमारे जेनोसाइड को ये आलाप करता है, इसको शर्म आनी चाहिए। बेशरम आदमी है ये। ठीक है, आप ओके अशोक पंडित डिमांड, तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन, ठीक है तस्लीम रहमानी अशोक पंडित कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए। मिलेगा, मैं साफ कह रहा हूँ, कुलभूषण जाधव के एक्सचेंज में आईसीजे में जाएगा। पहली बात हम इस आदमी की बातें नहीं सुनेंगे, हम इसकी बातें नहीं सुनेंगे। तस्लीम रहमानी आप ललित अंबरदार से आपको बड़ा पता है कि कुलभूषण, दिस इज इंटरेस्टिंग, होल्ड ऑन व्यूअर्स, आपने सुना, रुकिए, सारी चीजों को रुकिए, रुकना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी, अभी आपने क्या बोला, रिपीटेड, आपने बोला ये एक्सचेंज किया जाएगा, कुलभूषण जाधव के बदले पाकिस्तान ऐसा करेगा, पाकिस्तान ऐसा डिमांड करेगा और भारत की सरकार ऐसा मानेगी। इसकी जानकारी आपके पास कैसे आई कि कुलभूषण जाधव के बदले यासीन मलिक को मांगा जाएगा? आपके पास ये जानकारी कैसे है? पाकिस्तान में आपके बड़े दोस्त है क्या? ये पाकिस्तान हुकूमत में आपको कोई जानता है? ये हाफिज सईद आपको जानता है? जिस अंदाज से सरकार मूव कर रही है कि आज तक फांसी की सजा का इकबाल जुर्म करने के बाद फांसी नहीं दी, क्यों नहीं दी है? किस कत्ल में इस शख्स ने इकबाल जुर्म नहीं किया कत्ल का? किस बात की देर है? कौन सा प्रोसिक्यूशन है, कौन सा डिफेंस है जो आज तक डिफेंस किए हुए है? तो अगर उसको बचा के रखा हुआ है, जेल में बिरयानी खिलाना है 15 साल, क्यों खिलाया जा रहा है? इस बुनियाद पे मेरा इवेल्युएशन है। आईसीजे में एक पाकिस्तान के लोगों ने कह दिया आईसीजे में जाएगा, तो वहां क्या होगा? ये तो सिंपल सा पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, कोई भी समझ सकता है कि आप कुलभूषण जाधव के एक्सचेंज में यासीन मलिक को उसी तरह छोड़ेंगे जैसे अजहर मसूद को छोड़ा, और जो प्ली अभी यहाँ पर गौरव भाटिया ने दी कि 150 लोगों को बचाने के लिए हमने अजहर मसूद को छोड़ दिया था, इसी तरीके से अब भी आप प्ली देंगे। ठीक है, ओके, अब जवाब सुनेंगे, अब आप जवाब सुनेंगे। अशोक पंडित यहाँ देंगे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम। अशोक, लेट अशोक कम इन। अशोक जी, अशोक पंडित रिस्पॉन्ड। अमित जी, पहली बात तो मैं डिमांड करता हूं तस्लीम रहमानी से कि वो ललित अंबरदार से और मेरे से माफी मांगे। हमारे दुख के बयान को, हमारे दर्द के बयान को, हमारे जेनोसाइड के बयान को ये आलाप नहीं कह सकते हैं। इसको कोई हक नहीं है ऐसे बात करने का। और फिर ये तो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, मैं तस्लीम रहमानी को क्या जवाब दूं? इन्होंने सारी जिंदगी टेरर और टेररिस्ट को सपोर्ट किया हुआ है। इन्होंने हर वक्त देश के दुश्मनों को सपोर्ट किया है। इन्होंने हर वक्त उन लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने देश के तोड़ने की बात की है। इन्होंने हर वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए जिन्होंने देश के विभाजन की बात की है। ये हर वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए जिन्होंने भारत के अगेंस्ट नारे लगाए। ये क्या सिखाएंगे हमको और हम इनको क्या सिखाएंगे? ये इनको जवाब देने के लायक नहीं है ये समाज।
ये तस्लीम रहमानी और तस्लीम रहमानी की पूरी जमात इस देश पर बोझ है। ये देश के दुश्मन है ये लोग, इन्होंने देश के खिलाफ काम किया हुआ है। ये कभी भी देश को छोड़ते नहीं है। इनको जब भी मौका मिलता है, इनको जब भी मौका मिलता है, ये देश के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए इनको हमारे दुख दर्द के बयान को इनको आलाप लगता है। इनको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, हमारे आंसुओं को, हमारे दुख को ये कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कोई एक्सोडस नहीं हुआ, मैं साफ कह रहा हूँ, खुल के कोई एक्सोडस नहीं हुआ, कोई एक्सोडस नहीं हुआ। आपको शर्म आ रहा है तस्लीम रहमानी? अरे तस्लीम रहमानी, अरे तस्लीम रहमानी, वेरी गुड तस्लीम रहमानी, शर्म आनी चाहिए आपको। ओके ललित अंबरदार also react to this. मैं ईश्वर से ये मांगता हूँ आज, मैं ईश्वर से मांगता हूँ आज कि जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ वो आपके और आपके परिवार के साथ हो, आपकी पूरी जमात के साथ हो। फिर मैं पूछूंगा कि एक्सोडस हुआ कि नहीं हुआ। अरे तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, अरे तस्लीम रहमानी साहब, अरे तस्लीम रहमानी, एक सेकंड तस्लीम रहमानी आप कह रहे हैं वो एक सेकंड अशोक जी मेरा निवेदन है आप शांत रहिए। मुझे पता आपको गुस्सा आ गया, ललित अंबरदार को बहुत गुस्सा आ गया है, गौरव भाटिया भी लगातार रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जो तस्लीम रहमानी आपने बोला इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, अपने घर से निकलने की सैलरी मिलती है, आपको आपके घर से निकाला जाएगा, उसके बाद आपको तनख्वाह दी जाएगी। एक बात बताइए, आपको आपके घर से 32 साल तक निकाल दिया जाए और उसके बाद आपके जले पर कोई नमक छिड़के और उस नमक के ऊपर नींबू निचोड़े और कहे कि तुम्हें निकाला नहीं गया था, तुम ड्रामा करते हो, बहाना करते हो। अरे बहाना था, अरे बहाना था जब वहां पर लड़कियों को बीच से काट दिया गया था। अरे बहाना था जब जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की गई थी। अरे बहाना था रातों रात 5 लाख परिवार विस्थापित हो गए थे। वो बहाना था कड़कती ठंड में लोग मर गए थे। वो बहाना था जम्मू का शेल्टर होम जहां चीखें आज भी सुनाई देती है, वो बहाना था आपके लिए। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि ये बेहुदगी है, ये बात कहना? क्या आपको लगता नहीं है? बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, फैक्ट्स पे। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, दिखाइए। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। कोई फैक्ट नहीं है। को कितनी एफआईआर है रेप्स की बताइए। वेरी गुड, कोई एफआईआर तंत्र था आपका था, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती थी। बताइए, वरना मैं आपको पोशनपुरा की एफआईआर। ललित अंबरदार, you made your point, sir. You made your point. Please hold on, sir. आपने बड़ी गलत बात बोली है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शांत रहिए। अब ललित अंबरदार, रहमानी संभल जाओ, नहीं तो सुनिए, मैं ये जो रहमानी और जो दूसरा बैठा हुआ ना बाबर और उसके औरंगजेब की औलादे बैठे हुई हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्ना की औलादे हैं ये। इन्होंने 90% उन हिंदुस्तान के मुसलमान लाखों में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे जिन्ना की 2 नेशन के स्थान पे पाकिस्तान बनाया, लेकिन खुद नहीं गए। ये आपके चैनल पे बोल चुका है रहमानी, हमने 700 साल तुम पे हुकूमत की थी। अरे हुकूमत 700 साल तुम जैसे जलील कायरों ने हिंदुस्तान के अंदर दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की, लेकिन हम हिंदू लड़ते रहे। तुमने टुकड़े करवाए देश के, तुमने किले बनाए और लाल किले बनाए, मंदिर तोड़ तोड़ के तुमने वहां पे हुकूमत की थी। हम अगर 85% आज हिंदू है, तुम लोगों की वजह से नहीं है, तुम्हारे औरंगजेब की वजह से नहीं है। वो जाहिल जिसने मेरे धर्म के गुरु तेग बहादुर का शीश काटा, तुम उसको रहमतुल्लाह बोलते हो। लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर। और सुनो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हमारे पास जितना हिंदुस्तान के कानून और हक है उसके अंतर्गत जितने आंसू हमने पलायन में निकाले हैं, जितना हमारा खून कश्मीर में बहा है, एक का कतरे का हिसाब लेंगे। तुम रहो या ना रहो। गरीबों के ऊपर फिर तुम्हारा वर्चस्व हो जाए, ये कोशिश तुम्हारी है। सरकार है, चलाइए, देखते हैं कितने दिन आप ये जुल्म करते रहेंगे। नहीं, क्या जुल्म हुआ है तस्लीम रहमानी आपके ऊपर? क्या जुल्म हो गया आपके ऊपर? ललित अंबरदार और अशोक पंडित का जुल्म आपको जुल्म नहीं हुआ था? ललित होल्ड ऑन, देखिए उत्तेजना ना करें। ललित मैं अगर सिंपैथी शब्द यूज करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे दुख है, मुझे वेदना है कि मेरे कार्यक्रम के अंदर इस तरह से तस्लीम रहमानी ने बोला। एक सेकंड, होल्ड ऑन। देखिए गौरव भाटिया लगातार, क्योंकि मैं गौरव भाटिया को अरसे से जानता हूं,
लगातार गौरव भाटिया प्रयास कर रहे हैं अपनी बात को रखने का और वो गुस्से में है और उनके गुस्से का एक कारण है, उनके गुस्से का एक कारण है ये हाई अलर्ट मोड पर इस समय हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर हाई अलर्ट में पूरा सिस्टम चल रहा है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं बड़े भारी मन से एक ही बात कहूंगा, जिनकी 150 वोट की हैसियत नहीं है वो आज यहां पाकिस्तान के रहनुमा बने हुए हैं। उनको तस्लीम तालिबानी बुलाना चाहिए, क्योंकि ये वही तस्लीम तालिबानी है जिन्होंने तालिबान जब अफगानिस्तान में कब्जा करता है तो कहा था कि हमसे कोई जीत नहीं सकता है। मतलब शरीर यहां पे है अमीर जी, लेकिन इनकी आत्मा, रूह, सोच तालिबानी है। और दुख की बात क्या है, ये भूल गए कि कश्मीर में मस्जिदों से आजान हुई कि अपनी महिलाओं को यहां छोड़ जाओ और खुद यहां से चले जाओ। और उसके बाद आज जब इंसाफ दिला रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये लोग सच की अनदेखी करते हैं, यहां पे आके बदतमीजी करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। अमीर जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनके जैसे लोग जब बाहर निकलते हैं और कहते हैं बारिश हो रही है, तो लोग इन्हें बताते हैं भैया बारिश नहीं हो रही है, लोग थूक रहे हैं तुम्हारे वक्तव्यों पे। तस्लीम रहमानी, मैं एक बार दोबारा आपके पास आता हूं और मैं दिल की गहराइयों से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कश्मीरी पंडितों के साथ अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अशोक आप बोलिए अपनी बात को, अपनी वेदना निकाल दीजिए आप। अमित जी, ये रहमानी ने कहा कि हमारा एक्सोडस हुआ ही नहीं और हम झूठ बोल रहे हैं। मैं और हमारा जेनोसाइड ही नहीं हुआ है। मैं इस रहमानी को कहना चाहता हूं, आज एक कश्मीरी के विक्टिम ऑफ टेररिज्म के दिल से ये दुआ निकल रही है आपके लिए कि हे रहमानी, जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं ऊपर से अल्लाह ताला से मांगता हूं, ईश्वर से मांगता हूं कि वही का वही अगर आपके साथ हो और आपके परिवार के साथ हो, तब मैं आपसे पूछूंगा कि जेनोसाइड है क्या, ये एक्सोडस है क्या, ये मारना है क्या, ये किलिंग है क्या, ये रेप है क्या? करते हैं आपको लगता है ये जेनोसाइड नहीं हुआ? आपको लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने पैसे कमाए इससे? आप ऐसी विश अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने परवरदिगार से? एक सेकंड, क्या अल्लाह मियां से मांगेंगे कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ? मांगेंगे ऐसा? जवाब दीजिए इस बात का जो अशोक पंडित कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। परवरदिगार से मांगेंगे? मैं उसे कबूल करता हूँ, पूरी नरमी और पूरे सर झुका के कबूल करता हूँ उस बद्दुआ को जो अशोक पंडित ने दी है। बद्दुआ नहीं, वो तो दुआ दे रहे हैं आपको। झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ वही हो जो अशोक पंडित के साथ हो या कश्मीरी पंडितों के साथ अगर मेरे साथ भी हो, मैं कबूल करता हूँ। कर्मों से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, हमारी हाइट से डरिए। नहीं, आप भी डरिए, वो बर्बाद हो गया। गौरव want to make a point. गौरव भाटिया want to make a point. गौरव भाटिया let Gauram Bhatia come in. Let Gauram Bhatia. Ashok, I understand your emotions. नहीं, मुझे गौरव भाटिया को जवाब देना है। आपके शो में अभी दीजिएगा, पहले जनता ने आपको जवाब दिए, सुनिए। इनको कैसे पता चला कि पाकिस्तान क्या करेगा और यासीन मलिक को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? इसका मतलब इनके तार, इनका ट्रांसफॉर्मर, इनका करंट पाकिस्तान से आता है। तस्लीम रहमानी जवाब, दूसरी बात मैं इनसे कहूंगा, 25,000 रुपए मैं इनको दे दूंगा 1 तारीख को, पाकिस्तान चले जाएं, भारत छोड़ के 30-40 साल बाद बुला लेंगे। 25,000 रुपए महीना दूंगा रहमानी साहब। अपने पास से दूंगा। आप जाइए नेपाल, आपको तो जाना ही है। क्यों? आपको तो जाना ही है। आप अपना डीएनए करवाइए, पैसे मैं दे दूंगा। दूसरे के आप अपना डीएनए करवाइए और देखिए कि आप किसका डीएनए है और उस डीएनए के पैसे मैं दे दूंगा। तो आपका होगा, औरंगजेब की औलाद निकलेगी, अपना डीएनए करवा के आइए कि किसका है, औरंगजेब का है, बाबर का है, हुमायूं का है या अशोक का है, किसका डीएनए आप टेस्ट करवा के आइए, फिर मुझे बताएं। और एक नहीं, अशोक पंडित का डीएनए आप पूछ रहे हो, अशोक पंडित का डीएनए तो सबको पता है क्या होगा अशोक पंडित का डीएनए जिसके साथ पूछते हैं। जिनका डीएनए पूछना चाहिए, जिनका डीएनए का सबूत लेना चाहिए, उनका लेते नहीं है आप रहमानी साहब। चलिए फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आज निष्कर्ष में कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए,
क्योंकि आज का जो दिन है वो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन कमी इस बात की है कि फांसी नहीं हुई है, ऐसा देश की जनता कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? अपनी राय जरूर मुझे भेजिएगा, ट्विटर पे लिखिएगा। नमस्कार।